नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इस समय रैलियों का दौर चल रहा है। पूरे राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत में लगी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लोक लुभावन वादों के जवाब में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। बीजेपी सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करेगी, ये वादा किया गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रॉपर्टी का सर्वे के बाद जुडिशियल दायरे में लाकर सत्यता की जांच की जाएगी। गैर कानूनी प्रयोग होने पर कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को रोजगार में 33% आरक्षण और छात्राओं को साइकिल और स्कूटी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी बात कही गई है। राज्य में मतदान से पहले राजनीतिक युद्ध के मैदान में बीजेपी ने 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने अपना 10 सूत्रीय गारंटी घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने इसे प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया। कांग्रेस की तरफ से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस सहित 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने अब तक हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड दिखाया है। क्या इस बार भी ये ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा या फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी? किसके चुनावी वादों में दम दिख रहा है? क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे और क्या कह रहे हैं राजनीतिक समीकरण? आज इसे ही हम समझेंगे। मुद्दा आपका में करेंगे इसी पर चर्चा और विश्लेषण। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर, एडिटर ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं CSDS के। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं मोहित प्रेम शर्मा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहित जी, शुक्रिया और स्वागत आपका भी हमारे कार्यक्रम में। संजय जी, थोड़ा हमें आप पहले बताइए कि हालिया समय और स्थितियां और तमाम जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उसके बीच इस बार जो 2 मैं कहूँ ये मुख्य घोषणा पत्र हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ये कितने अलग दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रीति, बहुत अलग तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर कुछ मुद्दों पर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में लगता है जैसे कि एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने लुभावने वादे कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ तो अंतर जरूर है। अगर आप बड़े उसको एक गौर से पढ़ें घोषणा पत्र को, तो देखें कि बीजेपी ने कई ऐसे घोषणाएं की हैं जो ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो इस बात को वोटरों के बीच में बताना चाहती है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए ध्यान रखती है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक खास समुदाय के लोगों के लिए है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो मेजोरिटी कम्युनिटी और जो माइनॉरिटी है सबको एक भाव से देखा जाए। जो जिस बात का मैंने जिक्र किया कि मेजोरिटी कम्युनिटी को एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का सर्वे, ये सारी जो चीज इशारों में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये पार्टी है, हमारी पार्टी है जो दूसरी पार्टियों से अलग है। जब दूसरी पार्टी का जिक्र हो रहा है तो वो जरूर कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट करती रही है, चाहे वो देश की राजनीति में हो चाहे राज्य की राजनीति में हो। तो इस नजरिए से दोनों के जो घोषणा पत्र है अलग है। लेकिन जहां तक कुछ घोषणाओं की बात है कि आप कांग्रेस ने कहा हम पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी कह रही है कि भाई हम पूरे 5 साल में 10 साल में उससे ज्यादा नौकरियां देंगे। तो तमाम तरह की कुछ और ऐसे घोषणाएं हैं जिनमें दोनों में कंपटीशन है। लेकिन इस नजरिए से जैसा मैंने कहा, दोनों के घोषणा पत्र में कुछ ना कोई अंतर दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आपकी नज़र में क्या खास है घोषणा पत्र में? हम जानते हैं कि लोगों के नब्ज को छूने की कोशिश पार्टियों की तरफ से होती है अपने अपने घोषणा पत्र में हर चुनाव में। बीजेपी ने 73 पेजों का संकल्प पत्र 11 घोषणाओं पर फोकस किया है। कांग्रेस 10 सूत्रीय घोषणा की गई है। कौन से वादे आपकी नज़र में लग रहा है कि मतदाताओं को लुभा सकते हैं? देखिए, एक समय ऐसा था कि मैनिफेस्टोज में किए हुए वादे या उसके आधार पर इलेक्शन का कैंपेन ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और संजय जी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी गैप धीरे धीरे आ गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं तो मैनिफेस्टो एक महत्व रखता है। और संजय जी ने जैसे कहा कि बहुत अंतर अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, ब्रॉड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हो, उसमें तो शायद नहीं होता। लेकिन ये जो सर्टेनिटीज़ होती है, तो वैसे मुझे आज कोई कहेगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव की दृष्टि से या इलेक्टोरल आउटकम की दृष्टि से, तो मैं कहूँगा कि बागी विधायक ये दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।
लेकिन एप्पल ग्रोवर्स ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। हट्टी कम्युनिटी को एक ट्राइबल इसका दर्जा देना, हालांकि निर्णय सेंटर का था, लेकिन उसका एक ग्राउंड पर इफेक्ट है अच्छे खासी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और इसको भुनाने का बीजेपी प्रयास करेगी। लेकिन जैसे ये कहा गया कि चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार का मुद्दा हो स्टेट लेवल पर, या फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ के सर्वे का मुद्दा हो, इनफैक्ट आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो रिलीजियस प्लेसेस और रिलीजियस टूरिज्म की कनेक्टिविटी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पिछले 5 साल में भी फोकस रहा और आने वाले समय में भी फोकस का एक तरह से बीजेपी ने वादा किया है। ये मैं मानता हूँ कि हिमाचल जैसे हिली स्टेट के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे इसलिए है क्योंकि 2 चीज़ें हैं। वहाँ से एक तो बॉर्डर एरिया कुछ स्टेट्स से जुड़ा हुआ होने के कारण बहुत सारे इससे जुड़े हुए सेंसिटिव इश्यूज भी है। एक हिली और प्लेन्स का भी एक उसमें विवाद होता है। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब दोनों पार्टीज़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करती है कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, बीजेपी ने महिलाओं के संबंध में इसको विशेष फोकस भी किया है, तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड, पोस्ट यूक्रेन वॉर, एक जो इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, उसको वोटर कैसे देख रहा है ये पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी तरह से जानती है और इसलिए कहीं ना कहीं उसको भी एड्रेस करने का मुझे लगता है दोनों पार्टीज ने एक पिछले ही सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक इंटरव्यू के संबंध में डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि स्वावलंबन एक योजना है उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, दैट कैन बी अ गेम चेंजर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के संबंध में उन्होंने बहुत सारे परिवारों को उसमें सीधा टारगेट किया है। तो ये वोट में कितना ट्रांसलेट होता है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब एम्प्लॉयबिलिटी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट मॉडल, ये की इश्यूज निश्चित हो गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो से भी अभी लगता है। ठीक है। और प्रफुल्ल जी, जैसा आपने कहा कि मैनिफेस्टो को लेकर जितनी गंभीरता पहले दिखाई जाती थी, अब उतनी गंभीरता से मैनिफेस्टो लिए नहीं जाते। इसीलिए हमने देखा कि कोर्ट में जो याचिकाएं हैं और चुनाव आयोग ने जो पत्र लिखा है तमाम राजनीतिक दलों को कि प्लान क्या होगा तमाम वादों को पूरा करने का, और जो वित्तीय एक तरह से प्लान है उसके बारे में भी बताएं, तो हो सकता है कि समय के साथ इसे लेकर थोड़ी गंभीरता और बढ़े। मोहित जी, आपको चर्चा में शामिल करूंगी। थोड़ा सा हमें बताइए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा और बेहद खूबसूरत सा राज्य है। बड़े राज्यों के बीच इस राज्य की राजनीति की चर्चा उतनी सुनने को हमें नहीं मिलती। थोड़ा बताइए कि हिमाचल की राजनीति कैसे बाकी राज्यों से अलग हो जाती है और इस बार का चुनाव आपको किन मायनों में अलग लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, मेरे दिमाग में आपसे बात करते हुए और अपने जो वरिष्ठ हमारे साथी हैं उनकी बातें सुनते हुए यही आ रहा था कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति वाकई में दूसरे राज्यों से विपरीत है, काफी भिन्न है, उत्तराखंड से भी भिन्न है, अगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जाता। हालांकि दोनों हिली स्टेट्स हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई, इस तरह की बातें भी कही जाती है। लेकिन मैनिफेस्टो की अब जो बात है, बीजेपी का फोकस महिलाओं पर, महिला सशक्तिकरण पर, महिला एम्पावरमेंट पर इस बार खासा देखने को मिला है। जिस तरह से बात की गई है कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो बेटियां होंगी, कि जो विवाह है, इस बार 51,000 रुपए, साइकिल जो है वो दी जाएगी छात्रों को। तो इस तरह की बातें जो है वो कही गई हैं और ये 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो है, बीजेपी ने को संकल्प पत्र भी दिया है, विजन डॉक्यूमेंट। कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र जो है इसको मैनिफेस्टो को नाम दिया है। लेकिन अगर हिमाचल में आज के सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो वो है, काफी सत्र हुआ था जयराम सरकार, उस दौरान भी ओपीएस कर्मचारी जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव किया था, अभी भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि जो ओपीएस का मुद्दा है वो कांग्रेस ने अपने हाथों में लिया और अपने जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है, घोषणा पत्र है, उसमें खास तौर पर ओपीएस का जिक्र किया गया है कि सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल किया जाएगा।
गंभीर क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए जो सबसे पहली बात है कि ओपीएस में हिमाचल प्रदेश में करीब करीब अगर बात की जाए तो वर्किंग में और 1.5 लाख के करीब जो है वो रिटायर्ड है, यानी सेवानिवृत्त एम्प्लॉयज। ऐसे में ये डाटा जो है अगर परिवार के साथ मल्टीप्लाई किया जाए सदस्यों के साथ तो करीब करीब 10 लाख तक बैठता है। तो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी वोटर्स की जो है वो ओपीएस को लेकर के भी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने नब्ज पकड़ी और इसका ऐलान जो है वो कर भी दिया। आम आदमी पार्टी इस बार, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस बार पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो भी शामिल हुई और बहुत जोरों शोरों से उसने अपना प्रचार भी शुरू किया। लेकिन चुनावों के दौर में आम आदमी पार्टी अगर कहें तो हिमाचल प्रदेश में अगर केंद्रीय नेतृत्व आम आदमी पार्टी का जो है वो खामोश सा हो गया। पूरा फोकस अब गुजरात चुनाव पर है। हिमाचल प्रदेश को अब हवाले कर दिया गया है। जो सुरजीत ठाकुर हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं उनके हवाले। तो यहाँ पर अब सीधा मुकाबला जो देखा जा रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस और कुछ जो हिस्सा है अगर कहें कि बॉर्डर एरियाज खास तौर पर वहां पर प्रभावी रूप से आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन घोषणा पत्र में जो मुद्दा अभी घोषणा पत्र में जो क्लिक कर रहा है वो दोनों ही दलों की तरफ से वो निश्चित रूप से रोजगार को लेकर के भी है। कांग्रेस से बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वित्तीय परिस्थिति जो कहें तो इतनी सही नहीं है हिमाचल प्रदेश की और इसमें एक चुनौती किसी के लिए भी रहेगी। और भी अगर बहाल किया जाता है तो उसके लिए भी एक ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और लगभग एक नामुमकिन काम रहेगा किसी भी दल के लिए, किसी भी सरकार के लिए। इससे इस बार हिमाचल प्रदेश में छाए हुए हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो में जो है या पत्र और संकल्प पत्र में जारी जो है या कहें कि शामिल जो है वो किए। बिल्कुल। संजय जी, हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेंड है हम जानते हैं कि वो हर बार सत्ता में आए, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड से उम्मीद लगाए है और ओपीएस के मुद्दे को लेकर जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने इसको ज़रूर ऊपर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किया है, वैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी इसकी कमियां बता रहा है। समिति का जो अपने कामों के बिना पर ये उम्मीद कर रही है कि जनता उसके पक्ष में जाएगी। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी, क्या कोई प्रो इनकम्बेंसी इस तरह तमाम राज्यों में टूटते आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिमाचल में देखने को मिल सकता है? कई सवाल आपने प्रीति पूछ लिए इस सवाल में। सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात करूं, ये जरूर है कि कांग्रेस ये समझ रही होगी कि ऐसा राज्य है जहां हर चुनाव में सरकारें बदल जाती हैं, लाजमी है कि सरकार बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती, जीत सकती है। बीजेपी भी के सहारे अगर कांग्रेस चुनाव जीतने का मन बना रही है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 बातें हैं। आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, तो दोनों चीजें हैं। सरकार ने कुछ इतना बेहतर जबरदस्त काम नहीं किया कि एक खुशी की लहर है और आपको एक लहर दिखाई पड़े जिसके सहारे बीजेपी दोबारा सरकार जीत जाए। एंटी इनकम्बेंसी भी इतनी बड़ी नहीं दिखाई पड़ती जिससे ये स्पष्ट दिखाई पड़े कि भाई बीजेपी सरकार हारती हुई दिख रही है। राज्यों में ये ट्रेंड बदला है। केरल ऐसा राज्य था, वहां ये ट्रेंड बदल गया। उत्तराखंड भी था जहां पर ये ट्रेंड बदल होता था, वहां भी ये ट्रेंड बदल गया। इसके पहले पंजाब में भी कई सालों तक, कई दशकों तक यही ट्रेंड होता था, वहां ट्रेंड बदला। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्रेंड के सहारे कोई पार्टी आश्वस्त नहीं हो सकती कि वो चुनाव जीत रही है। ऐसे ट्रेंड बदलते रहे हैं, बिगड़ते रहे हैं और हो सकता है हिमाचल में भी ऐसा हो। तो काम के सहारे अब मुद्दा क्या है कि काम के सहारे क्या बीजेपी चुनाव जीत सकती है? कि भाई एक हवा किसकी ओर बह रही है। अगर आप सही मायने में मैं देखूं, हवा किसी की ओर बहती हुई दिख नहीं रही है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता कि किस ओर हवा बह रही है। दोनों पार्टियों के बीच में बागी उम्मीदवारों की संख्या बहुत है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो तकरीबन 20 बागी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में भी कुछ कम नहीं है, वहां पे भी 16-17 जीत हार का अंतर कम होगा। कुछ बागी उम्मीदवार दोनों एस्टैब्लिश्ड पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का जिक्र मैं इसी के लिए नहीं कर रहा क्योंकि जिसका जिक्र मोहित भी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो अपनी एनर्जी गुजरात पे लगा रहे हैं, न कि हिमाचल में। तो इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है प्रीति कि ऊंट किस करवट बैठेगा, हवा किस ओर बह रही है। मैं तो यही कहूंगा कि कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच दिखाई पड़ता है। कांग्रेस इस उम्मीद पर है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों से वो वोटरों को अपनी ओर लुभा पाएंगे। बीजेपी उस उम्मीद पर है कि उन्होंने जो काम किया है, जो सरकार ने काम किया है पिछले 5 साल में, उसके बदौलत वो वोटरों को अपनी ओर खींच पाएंगे। ठीक है। क्या सच में फोकस सारा गुजरात में है, हिमाचल में कोई असर नहीं होगा, या मैं कहूँ कि लड़ाई में ही नहीं है आम आदमी पार्टी? और अगर जिस तरह से भी जितना भी एक्टिव है, किसका खेल बिगाड़ती बनाती दिख रही है आम आदमी पार्टी? कितना बड़ा फैक्टर है?
देखिए, हिमाचल में हुआ ये कि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे सही में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वही बीजेपी में आ गए और मतलब आम आदमी पार्टी उस समय कुछ समझ ही नहीं पाई। सत्येंद्र जैन जो उनके जो इंचार्ज थे हिमाचल प्रदेश के, वो एक केस में जेल में है और उनको बेल भी नहीं मिली है उसमें। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है और इस वजह से और आम आदमी पार्टी लेगी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुँचा सकती है यदि अपोजिशन का बीजेपी एंटी बीजेपी वोट को यदि वो डिवाइड करती है तो। लेकिन आपने जैसे कहा और संजय जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ऐसे राज्य में बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए सरकार बदलती है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मुझे जो लगता है वो ऑल ओवर यदि हम देखें लड़ाई का तो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी का लगता है। आप देखिए बीजेपी की सेंट्रल लीड कर गई है। मैंने जैसे कहा कि अनुराग ठाकुर इंचार्ज के रूप में, जयराम ठाकुर वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार गई, उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कि मैं इंदिरा गांधी की पोते। राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादातर अपना समय दक्षिण के राज्यों में लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नए नए अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए भी एक टेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो कितना फैक्टर इस इलेक्शन में बन सकते हैं मुझे डाउट है। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसे में कांग्रेस के पास एक मौका हो सकता था यदि वो अपनी मशीनरी को, लेकिन आज लोकल लेवल पर कोई ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं कि जिसके पीछे स्टेट लेवल का सारा ऑर्गेनाइजेशन गैल्वनाइज हो जाए और स्टेट नेशनल लेवल की लीड की नहीं है। अदरवाइज फैक्टर्स जो है वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है, मैंने जैसे कहा कि तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर हिमाचल में नहीं बनने वाली और वोटिंग में मुझे लगता है कि विकल फैक्टर होने वाला है, ये शायद बीजेपी समझती है और इसीलिए हमको बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी बहुत सारे विषय, चाहे स्कूटी, साइकिल, अलग अलग स्कीम्स में महिलाओं की भागीदारी या इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 33% तक का रिजर्वेशन, ये बड़े मुद्दे उभर कर आते हुए दिखते हैं। वोटर ये क्रिटिकल फैक्टर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होने वाला है। बिल्कुल, कुल वोट का 48% तो जाहिर तौर पर अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है। एक छोटा छोटा सा कमेंट, मंत्री पद का चेहरा जयराम ठाकुर भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरी छवि बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं हम जानते हैं कि कांग्रेस तमाम, क्या चेहरे को लेकर भी कोई चर्चा, कोई बहस हिमाचल प्रदेश में है? और साथ ही अगर हम देखें कि लोकसभा चुनाव को पर जीत का टेम्पो आगे जाकर भी कितना, मैं कहूं कि कितना उस टेम्पो को बरकरार रखने में मदद मिलेगी विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक? देखिए प्रीति, हर चुनाव को ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोकसभा के पहले जो भी चुनाव होते हैं तो हम कहते हैं सेमी, और ये उम्मीद करती है कि इससे मोमेंटम बने। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दो चुनावों के बाद भी अभी कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। अगले साल होंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों के चुनाव होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। तो इसका मोमेंटम पर 2024 के चुनाव के मोमेंटम पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वो जितना करीब होगा लोकसभा के चुनाव, उनका मोमेंटम पर जरूर असर पड़ता है। तो ये तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि हिमाचल में जो पार्टी जीतेगी वो अपनी ओर मोमेंटम बना पाएगी। तो ये क्योंकि वो बहुत दूर है। दूसरी बात ये भी है, जिक्र किया, बहुत ज्यादा लोकसभा की सीटें नहीं है, इससे लोकसभा के चुनाव पर बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और तीसरी बात, 15 सालों में देखा है आजकल वोटर एक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उनके जो वोट देने का जो निर्णय है बहुत अलग दिखाई पड़ता है। अगर आप कई राज्यों का उदाहरण ले सकते हैं, अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का उदाहरण ले, 2018 के पहले तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जैसे ही 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो इन राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की लोकसभा के चुनाव में। इन तथ्यों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ भी नतीजे आएंगे हिमाचल से, उससे लोकसभा में लोग कैसा वोट देंगे उस निर्णय पे पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा, या मैं कहूंगा भूल होगी।
जी जी। मोहित जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मैंने सवाल जाहिर तौर पर पूछा था, इसे लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, बिल्कुल इस समय एक बात समझनी होगी। पहले कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, तो कांग्रेस में अब तक का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसके बाद फिर जो कई चेहरे सामने आए मुख्यमंत्री के लिए, और कांग्रेस के लिए ये एक चुनौती भी थी और परेशानी भी थी। परेशानी इसलिए थी क्योंकि हर चुनाव से पहले, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, हर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जो है वो सामने खुलकर आ जाती थी। एक दूसरे के खिलाफ लगातार मीडिया में बयानबाजी होती थी। लेकिन इस बार ये गुटबाजी या कहें कि बयानबाजी पूरी तरह से दबी हुई है अभी फिलहाल कांग्रेस में। उसका जो रीजन है, मुख्यमंत्री आप में से कोई भी हो सकता है। फिलहाल आप जाइए, मेहनत कीजिए, चुनाव जीतिए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय जो है वो किया जाएगा। इंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी और कौल सिंह ठाकुर, राजेंद्र राणा, ये ऐसे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है, लेकिन अभी ये अनाउंस करेगी नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले, मतदान से पहले अगर अनाउंस हुआ तो हो सकता है कि एक गुट जो है वो ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करे, वो लड़ाई में पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में अगर गुटबाजी होती है तो उसका खामियाजा खासतौर पर चुनावों से पहले भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ बात पर जी 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 बीजेपी, बताइए। तो यहाँ बीजेपी में प्रेम कुमार धूमल पहले ये माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव से टिकट आवंटन से पहले, यानी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे अगर हाईकमान कहती। लेकिन फिर खबर आई कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद ये भी खबर आई कि इस बार टिकट आवंटन में जगत प्रकाश नड्डा जो है उनकी खासी भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश में जो टिकट आवंटन हुए हैं, और यही वजह है कि कई टिकट बदले भी गए हैं। 2 कैबिनेट मंत्रियों की टिकट जो है, एक चुनौती उनके लिए भी चुनाव जीतना होगी, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ में भेजा गया है। सुरेश भारद्वाज जो कि शिमला से चुनाव लड़ते थे, कसुम्पटी से लड़ेंगे। राकेश पठानिया कैबिनेट मंत्री थे, वो फतेहपुर से चुनाव लड़ेंगे, पहले नूरपुर से लड़ते थे। इसी तरीके से कई नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं, और संघ के इस बार कई लोग चुनावी मैदान में हैं। रहेगी बीजेपी के लिए भी, और कांग्रेस में वही उनको टिकट जो है दिया गया है जो या तो पहले या सिटिंग विधायक थे या पहले विधायक रह चुके हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही, मुझे नहीं लगता कि अभी खुल करके जो है वो सीएम फेस अनाउंस करेगी। हालांकि जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में यहाँ पर कहा था, जरूर ये कहा था कि जयराम ठाकुर के चेहरे पर बीजेपी जो है इस बार चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा, क्योंकि बीजेपी में कह सकते हैं कुछ भी मुमकिन है। तो नतीजे आने के बाद क्या फेरबदल हो सकता है या अपनी बयान पर बीजेपी कंटिन्यू करती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। मोहित शर्मा जी आपका, संजय कुमार जी आपका, प्रफुल्ल केतकर जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। 12 तारीख को वोटिंग होनी है हिमाचल प्रदेश में, और जनता को अपने पक्ष में लुभाने के लिए, जैसा हमने आपको दिखाया, बताया, चर्चा की कि तमाम बड़े वादे किए गए हैं। देवभूमि की चुनावी लड़ाई में इन मुद्दों की चर्चा है, और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि तमाम वादों और चर्चाओं के बीच इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य की जनता किसके वादों पर भरोसा जताती है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।